सोचो, एक ऐसी जमीन जहां आज बॉर्डर्स हैं लेकिन कभी सिर्फ रास्ते हुआ करते थे। सोचो, जब पंजाब, बंगाल, सिंध और काबुल अलग अलग देश नहीं बल्कि एक ही सभ्यता के टुकड़े हुआ करते थे। और फिर अचानक सिर्फ कुछ महीनों के अंदर एक लाइन खींच दी गई। ना जमीन ने सवाल पूछा, ना नदियों ने, और ना ही उन लाखों लोगों ने। जिंदगी सिर्फ उस लाइन के दोनों तरफ रह गई। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अखंड भारत था क्या ये सिर्फ एक आइडिया था या सच में एक रियलिटी? और अगर था तो फिर टूटा कैसे? ये कहानी सिर्फ 1947 की नहीं है, ये कहानी है सदियों के डिसीजन, कॉलोनियल प्लानिंग और इंसानी डर की। अखंड भारत एक मॉडर्न टर्म है जो अनडिवाइडेड इंडिया के आइडिया को एक्सप्लेन करता है। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा पॉपुलर हुआ 20th सेंचुरी में, खासकर विनायक दामोदर सावरकर और हिंदुत्व थिंकर के थॉट्स। इस विजन में एक ऐसा यूनिफाइड रीजन इमेजिन किया गया जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बड़े हिस्से को कवर करता हो। एंशियंट टाइम में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पास आज जैसे फिक्स नेशनल बॉर्डर्स नहीं थे। पॉलिटिक कंट्रोल हमेशा एक जैसा नहीं रहा, लेकिन सिविलाइजेशन और कल्चरल यूनिटी काफी स्ट्रॉन्ग थी। लोग कल्चर, धर्म, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस के थॉट एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अखंड भारत टर्म का स्ट्रक्चर यूज 1920 से 1930 में हुआ। ये टर्म एंशियंट नहीं था, बल्कि एक मॉडर्न पॉलिटिकल आइडिया है जो पास्ट के लार्ज इंडियन इन्फ्लुएंसर से इंस्पिरेशन लेता है। इसका मेन रीजन था ब्रिटिश कॉलोनियल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और आने वाले पार्टीशंस का डर। हिस्ट्री में कई बार पॉलिटिकल यूनिटी बनी, जैसे मौर्य, गुप्ता और मुगल एम्पायर के दौरान। ब्रिटिश राज के टाइम लगभग पूरा रीजन एक रूल के अंदर आ गया, लेकिन ये यूनिटी कॉलोनियल कंट्रोल पर बेस्ड थी, ना कि कल्चरल हार्मोनी पर। पॉलिटिकल बॉर्डर्स बदलते रहे, लेकिन कल्चरल यूनिटी लगभग हर युग में बनी रही। संस्कृत और प्राकृतिक लैंग्वेज, रामायण महाभारत जैसे एपिक्स, ट्रेड रूट्स और हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे धर्म के थॉट्स। इसलिए अखंड भारत का आइडिया ज्यादातर सिविलाइजेशन यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ना कि हर युग में मौजूद एक सिंगल पॉलिटिकल स्टेट। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट एक अनडिवाइडेड टेरिटरी का आइडिया देता है जो रफली ब्रिटिश इंडिया के पीक एक्सटेंड से मैच करता है। आज के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिस्ट्री में इन्फ्लुएंस रहे अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स इस विजन में इंडिया कोर माना जाता है, जिसके साथ सिंध, पंजाब, बंगाल और गंधार जैसे रीजन इंक्लूड किए जाते हैं। ब्रिटिश इंडिया के दौरान यानी 1947 से पहले ये पूरा रीजन एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था। पंजाब, बंगाल, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जैसे प्रोविंस के थ्रू गवर्न किया जाता था। म्यांमार भी पहले ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, जो 1937 में अलग हुआ। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, पॉलिटिकल भारत बदलता रहा, लेकिन कल्चरल भारत ज्यादा स्टेबल रहा। ट्रेड रूट्स, एजुकेशन सेंटर्स जैसे तक्षशिला और रिलीजियस मूवमेंट्स ने पूरे रीजन को एक कल्चरल थ्रेड में बांध कर रखा। अखंड भारत एक दिन में नहीं टूटा, ये लगभग 2 सेंचुरी का लॉन्ग प्रोसेस था जो ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंशन से शुरू हुआ और 1947 के पार्टीशन पे खत्म हुआ। 1757 की बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का कंट्रोल पाया। बंगाल उस वक्त सबसे रिच रीजन था और यहीं से ब्रिटिश पावर का रियल एक्सपेंशन शुरू हुआ। 1857 की रिवॉल्ट के बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रूल शुरू किया। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल और ज्यादा सेंट्रलाइज हो गया। 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल एक टर्निंग पॉइंट था। इससे नेशनलाइज्ड मूवमेंट वीक करने की कोशिश की गई। स्वदेशी मूवमेंट के प्रेशर के बाद ये पार्टीशन कैंसिल हुआ, लेकिन कम्युनल डिवाइड और गहरा हो गया। 1909 से लेकर 1935 तक के रिफॉर्म जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट ने लोगों को एक कॉमन इंडियन आइडेंटिटी से ज्यादा रिलीजियस आइडेंटिटी में सोचने पर मजबूर कर दिया। 1940 की लाहौर रेजोल्यूशन ने पाकिस्तान के आइडिया को क्लियर कर दिया और आखिर में 1947 का पार्टीशन, माउंटबेटन प्लान और रेड क्लिफ लाइन के थ्रू इस लॉन्ग प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट बना। British government's final decision as to how power was to be transferred from British to Indian hands. With reservations, of course, the plan has had a good reception. From Nehru for the Hindus, from Jinnah for the Muslims, and from Sardar Baldev Singh for the Sikhs.
अखंड भारत का टूटना किसी एक इंसान या एक ग्रुप की वजह से नहीं हुआ। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जिसमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स और कम्युनल लीडर्स सब शामिल थे। ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज की और वर्ल्ड वार 2 के बाद जल्दी एग्जिट करना चाहा। कांग्रेस यूनिटी चाहती थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी और वॉयलेंस के चलते पार्टीशन एक्सेप्ट करना पड़ा। मुस्लिम लीग को फियर था यूनाइटेड इंडिया में मुस्लिम पॉलिटिकली वीक हो जाएंगे। रेडक्लिफ जैसे लोगों को बहुत कम टाइम और लिमिटेड डाटा में बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ी, जिसका रिजल्ट डिजास्ट्रस निकला। पार्टीशन एक सडन ब्रेक नहीं था, बल्कि ग्रेजुअल इरोशन का रिजल्ट था। कम्युनल पॉलिटिक्स, मिसट्रस्ट, पावर स्ट्रगल और ब्रिटिश स्ट्रेटेजी इंटरेस्ट ने मिलकर यूनिटी को तोड़ दिया। ब्रिटिश पॉलिसी मेकर भी नहीं चाहते थे कि साउथ एशिया एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी पावर बनकर उभरे, इसलिए रस्ट बॉर्डर्स और फास्ट एग्जिट ने सिचुएशन और खराब कर दी। 1947 का पार्टीशन एक केओटिक और रस्ट प्रोसेस था। माउंटबेटन प्लान के बाद सिरिल रेडक्लिफ को सिर्फ 5 हफ्तों में बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ी। रेडक्लिफ लाइन इंडिपेंडेंस के बाद अनाउंस हुई। लोगों को पता ही नहीं था कि वो किस देश में रह रहे हैं। पंजाब और बंगाल के बीच एक लाइन ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। 14 से 18 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए। 1 से 2 मिलियन लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ जमीन का डिवीजन नहीं था, ये इंसानियत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। अखंड भारत का टूटना सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये एक सिविलाइजेशन का इमोशनल फ्रैक्चर था। बॉर्डर्स बन गए, देश अलग हो गए, लेकिन कल्चर, कहानियाँ और यादें आज भी जुड़ी हुई हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि जब पॉलिटिक्स, फियर और पावर ह्यूमैनिटी से ऊपर आ जाता है, तो सिर्फ जमीन नहीं बदलती, इंसानियत भी टूट जाती है। और शायद इसीलिए अखंड भारत का आइडिया आज भी लोगों के दिमाग में नहीं, दिल में जिंदा है।